अकबर और बीरबल शाही चिड़िया की चोरी। प्रस्तावना। अकबर के महल में एक विशेष चिड़िया थी, नीलकंठी। यह चिड़िया न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी, बल्कि उसे सुनकर अकबर ध्यान लगा सकते थे। चिड़िया का स्वर इतना मधुर था कि उसे राज्य की आत्मा कहा जाता था। एक सुबह जब महल के पक्षी पालक ने दरवाजा खोला तो पाया कि पिंजरा खुला है और नीलकंठी गायब है। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। जिसने यह चिड़िया चुराई है वह राज्यद्रोही है। सैन्य प्रमुख, जासूस, रक्षकों सबको खोज में लगाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बीरबल की नियुक्ति। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, यह कोई मामूली चोरी नहीं है, ये मेरी आत्मा की चोरी है। इसे खोजो वरना मेरा ध्यान भटक जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, मैं सच्चाई जरूर लेकर आऊंगा और चिड़ा भी। पहला सुराग, पिंजरे के पास की मिट्टी। बीरबल ने सबसे पहले चिड़िया के पिंजरे को देखा। वहां मिट्टी पर 3 अलग अलग जूतों के निशान थे, एक बहुत बड़ा, एक नुकीला और एक हल्का। उन्होंने मिट्टी का एक हिस्सा उठाया और बोला, ये निशान रात के हैं और कोई चोर अकेला नहीं था। दूसरा सुराग, महल के रसोई घर की महक। बीरबल ने ध्यान दिया कि पिंजरे के पास एक हल्की सी इलायची और केसर की खुशबू है। यह केवल रसोई घर में मिलने वाली खुशबू थी। वे तुरंत रसोई घर पहुंचे और वहां 3 रसोइयों से पूछताछ की। उनमें से एक घबरा गया जब बीरबल ने सिर्फ इतना कहा, चिड़िया उड़ गई है, लेकिन इलायची की खुशबू उसके पंखों से अभी भी आ रही है। वह डर गया, लेकिन बोला नहीं। तीसरा सुराग, चिड़िया की आवाज। बीरबल को एक विचार आया। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, अब हम चिड़िया को खोजेंगे उसकी आवाज से। ये चिड़िया सिर्फ विशिष्ट सीटी पर बोलती है। बीरबल ने एक खास सीटी बजाई और महल की एक दीवार के पीछे से वही आवाज आई। उन्होंने सैनिकों को बुलाया और दीवार तोड़ी गई। वहां एक छिपा कमरा था और उसमें बैठी थी नीलकंठी। चोरी का रहस्य। वहां 3 लोग पकड़े गए, महल का एक रसोइया, एक दरबारी और एक कलाकार। रसोइये ने कबूल किया, हम चाहते थे कि चिड़िया को राजाओं के बजाय अमीर व्यापारियों को बेचा जाए। उसकी आवाज सोने के भाव बिकती। बीरबल की चतुरता। बीरबल ने कहा, इन्हें सजा जरूर मिलेगी, लेकिन चिड़िया के वापस आने से साबित होता है चतुराई से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ मेरी चिड़िया बल्कि मेरी आत्मा भी लौटा दी। सीख। कभी कभी सच्चाई एक मीठी आवाज में छिपी होती है। उसे सुनने के लिए धैर्य, चतुराई और ज्ञान की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल उड़ते पत्थरों की पहेली। प्रस्तावना। अकबर एक दिन अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे जब अचानक उन्हें एक रहस्यमय घटना का सामना करना पड़ा। एक पत्थर जो पहले जमीन पर पड़ा था, अचानक हवा में उठने लगा और कुछ देर तक तैरने के बाद वापस जमीन पर गिर गया। अकबर हैरान रह गए और इसे देखकर उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर, बीरबल, यह क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, यह पत्थर हवा में तैर रहा था। क्या तुम इसे समझ सकते हो? बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण घटना नहीं है। मुझे इसे देखे बिना कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इस रहस्य को जल्दी सुलझा लूंगा। पहला कदम, पत्थरों का निरीक्षण। बीरबल ने सबसे पहले बगीचे के सभी पत्थरों को ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि यह पत्थर बाकी पत्थरों से कुछ अलग था, उसकी सतह पर कुछ अजीब सी रेखाएं बनी हुई थीं।
बीरबल ने इसे उठाया और महसूस किया कि यह पत्थर हल्का था, जैसे उसमें हवा के बुलबुले हों। बीरबल जहांपनाह, यह पत्थर हल्का और अद्भुत तरीके से बना हुआ है। यह किसी जादुई शक्ति से प्रभावित लगता है। अकबर ने पूछा, क्या इसे हम फिर से हवा में उड़ा सकते हैं? बीरबल ने कुछ सोचते हुए कहा, यह संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उस जादुई शक्ति को समझना होगा। दूसरा कदम, बगीचे का निरीक्षण। बीरबल ने बगीचे का और भी ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उन्हें एक छोटे से पौधे के पास कुछ और पत्थर मिले जो ठीक उसी तरह के थे। ये पत्थर जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहे थे और जैसे ही कोई नजदीक जाता वे वापस जमीन पर गिर जाते। बीरबल ने महसूस किया कि ये पत्थर उसी दिशा में उड़ रहे थे जहां बगीचे में एक पुराना वृक्ष था जिसका तना बहुत ही सख्त और मोटा था। उन्होंने उस वृक्ष के पास आकर ध्यान से देखा और पाया कि उसके नीचे एक बहुत पुरानी हांडी मटका रखी थी जो कुछ जादुई नज़्मों से घिरी हुई थी। तीसरा कदम, जादू की खोज। बीरबल ने हांडी को उठाया और ध्यान से उसकी संरचना का निरीक्षण किया। उस पर कुछ अदृश्य जादुई संकेत बने हुए थे। बीरबल ने सोचा कि शायद यह हांडी इस पत्थर को हवा में उड़ने की शक्ति देती है। वह इसे शाही पुस्तकालय में ले गए और जादू की पुरानी किताबों में से एक को निकाला। कुछ घंटों की खोज के बाद बीरबल को एक प्राचीन मंत्र मिला जो कहता था, जो पत्थर इसे उठाए वही हवा में उड़ने का अधिकार पाए। चौथा कदम, रहस्य का समाधान। बीरबल ने उस मंत्र को महल में लाकर पत्थर पर फूंका। चमत्कारी रूप से पत्थर फिर से हवा में तैरने लगा, लेकिन अब वह किसी दिशा में उड़ नहीं रहा था। बीरबल ने फिर से मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन इस बार उन्होंने ध्यान से पत्थर को उस पुरानी हांडी के पास रखा। अचानक वह पत्थर हवा में ऊंचा उड़ा और वृक्ष की दिशा में चला गया। बीरबल मुस्कराए और अकबर से कहा, जहांपनाह, यह जादू केवल तब काम करता है जब पत्थर पुरानी हांडी के पास हो। इस हांडी में एक शक्ति है जो पत्थरों को हवा में उड़ने की शक्ति देती है। पांचवां कदम, चोर का खुलासा। अकबर ने कहा, यह तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन कोई इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। बीरबल ने सोचा और कहा, आप सही कह रहे हैं जहांपना। किसी ने यह जादुई शक्ति चुराने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया होगा। बीरबल ने उस बगीचे में रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ की और अंततः एक छोटे से मजदूर को पकड़ा जो इस जादुई पत्थर का इस्तेमाल महल के पास के जंगल में अवैध तरीके से करता था। उसने पत्थरों से छुपकर शाही बगीचे के पेड़ पौधों की चोरी की थी। समाप्ति, न्याय का दिन। अकबर ने आदेश दिया कि उस मजदूर को दंडित किया जाए और बीरबल ने उसे सजा दिलवाने के बाद कहा, जहांपनाह, जादू हमेशा हमें अपनी नजरों से परे कुछ न कुछ सिखाता है। यह शक्ति केवल उन्हें मिलनी चाहिए जो उसका सही उपयोग करें, न कि जो उसे अपनी लाभ के लिए इस्तेमाल करें। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, तुमने सही कहा बीरबल। यह जादुई पत्थर सिर्फ हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है। सीख, कभी कभी हमें किसी शक्ति या ज्ञान का सही उपयोग करने के लिए जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है। सिर्फ उसका उपयोग करना नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य भी समझना जरूरी है। अकबर और बीरबल, रहस्यमयी जंगल की यात्रा। प्रस्तावना। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक सैनिक दौड़ते हुए महल में आया और बोला, जहांपनाह, राजा के दरबार से एक संदेश आया है। राज्य के उत्तर में स्थित गहरे जंगल में एक रहस्यमयी घटना हो रही है। वहां से लोग गायब हो रहे हैं और उन जगहों पर जो कोई भी जाता है वह लौटकर नहीं आता। यह सुनकर अकबर बहुत चिंतित हुए।
उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस रहस्यमयी जंगल के बारे में तुम क्या सोचते हो? मुझे डर है कि कहीं कोई बड़ा खतरा तो नहीं है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, डरने की कोई बात नहीं। मैं इस जंगल की गुत्थी सुलझा लूंगा। आप मेरे साथ चलें तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जंगल में कदम रखना। अकबर और बीरबल ने अपनी सेना और कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ जंगल की ओर यात्रा शुरू की। यह जंगल बहुत घना था और वहां का माहौल बहुत ही अजीब था। पेड़ों की शाखाएं आकाश को पूरी तरह से ढक रही थीं और एक अजीब सी शांति वातावरण में छाई हुई थी। जैसे ही वे जंगल में और गहरे घुसे, बीरबल ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा था। जहां पनाह, यह जंगल किसी रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में लगता है। यहां कुछ और भी है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। अकबर ने चिंता जताई। तुम सही कह रहे हो बीरबल। हमें यहां बहुत सावधानी से कदम रखना होगा। पहला संकेत, गायब लोग। अचानक एक सैनिक जो बहुत दूर से वापस आ रहा था, झपकते हुए बोला, जहां पनाह, हम गहरे जंगल में आगे बढ़े थे, लेकिन वहां कुछ अजीब दिखाई दिया। लोग जिनकी तलाश की जा रही थी, उन्होंने जंगल के भीतर ही रास्ता बदल लिया था। उन्होंने हमसे कहा था कि हम लौट जाएं, लेकिन उन लोगों ने जाने के बाद भी कोई आवाज नहीं की। बीरबल ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और फिर तेजी से बोला, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह जंगल किसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित है। हमें और गहरे जाना होगा। दूसरा संकेत, सुनसान कुटिया। जैसे ही वे जंगल में और गहरे बढ़े, उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। यह कुटिया बिल्कुल सुनसान और खंडहर जैसी लग रही थी। बीरबल ने उस कुटिया की ओर कदम बढ़ाया और तभी अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने कुछ कहा हो। बीरबल ने कुटिया का दरवाजा खोला और देखा कि अंदर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। वह महिला अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे सब कुछ पता हो। क्या आप इस जंगल के बारे में कुछ जानती हैं? बीरबल ने पूछा। महिला ने धीमी आवाज में कहा, यह जंगल किसी रहस्यमयी शक्ति से नियंत्रित है। यहाँ जो भी आता है वह उस शक्ति से बंध जाता है। जो लोग गायब हुए हैं, वे अब इस जंगल के भागीदार बन गए हैं। तीसरा संकेत, एक जादुई आवाज। बीरबल और अकबर ने उस महिला से और बातें की, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिली। तभी अचानक जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजी। यह आवाज इतनी तेज थी कि सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। आवाज कुछ इस तरह की थी, जो इस जंगल के रहस्यों को जानेगा, वह इस जंगल का हिस्सा बन जाएगा। अकबर और बीरबल दोनों चौंके। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यह आवाज किसी जादुई शक्ति के कारण हो रही है। हमें इसका समाधान खोजना होगा, वरना हम भी इस जंगल का हिस्सा बन सकते हैं। चौथा कदम, रहस्यमयी पेड़। बीरबल और अकबर ने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन पेड़ देखा। यह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं आकाश तक पहुंच रही थीं और उसका तना इतना मोटा था कि उसे गले नहीं लगा सकते थे। बीरबल ने ध्यान से पेड़ की छाल को देखा और पाया कि उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। जहां पनाह, यह पेड़ इस जंगल के रहस्य को जानने का कुंजी हो सकता है, बीरबल ने कहा। अकबर ने फौरन आदेश दिया कि पेड़ के आसपास और गहरे अध्ययन के लिए ध्यान दिया जाए। बीरबल ने पेड़ को ध्यान से छुआ और कुछ मंत्र पढ़े। इसके बाद पेड़ की छाल पर उकेरे गए संकेत जगमगाने लगे और अचानक पेड़ से एक रहस्यमय दरवाजा खुल गया। पांचवां कदम, जादुई गुफा। अकबर और बीरबल उस दरवाजे से अंदर गए और वे एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए।
गुफा में जाने पर उन्हें कुछ जलते हुए पत्थर दिखाई दिए जो हल्की सी रोशनी दे रहे थे। गुफा में एक पुराना पत्रक पड़ा हुआ था जिस पर कुछ शब्द लिखे थे। बीरबल ने उसे उठाया और पढ़ा। यह जंगल किसी समय एक साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ के लोग अपनी शक्ति से जंगल को नियंत्रित करते थे, लेकिन उनकी शक्ति ने उन्हें अंधेरे में ढकेल दिया। इस जंगल के रहस्य को केवल वही जान सकता है जो खुद की शक्ति को पहचान ले। समाप्ति। रहस्य का खुलासा। अकबर और बीरबल ने उस पत्रक के माध्यम से जंगल के रहस्यों को जान लिया। उन्होंने समझा कि यह जंगल किसी जादुई शक्ति द्वारा नियंत्रित था और वह शक्ति अब अपनी पुरानी खामियों से बाहर आ रही थी। अकबर ने आदेश दिया कि वह शक्ति शांत की जाए और फिर जंगल में शांति स्थापित हो गई। अकबर ने बीरबल को सराहा। बीरबल, तुमने इस रहस्यमयी जंगल के रहस्य को सुलझा दिया। तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमानी के कारण ही यह जंगल अब सुरक्षित हो गया है। अकबर और बीरबल, जादुई द्रुपद का रहस्य। प्रस्तावना। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे जब अचानक एक सफेद बुजुर्ग व्यक्ति महल में आया। उसकी आंखें घबराई हुई और चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने तुरंत दरबार में आते ही अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मेरा नाम महेश है और मैं एक बहुत बड़े गांव का प्रधान हूं। हमारे गांव में एक अजीब घटना हो रही है। हमारे गांव के मध्य स्थित द्रुपद पानी का एक बड़ा कूप में अचानक से पानी बहुत ही तेज बढ़ने लगा है। पहले यह कूप सूखा हुआ था, लेकिन अब उसमें इतनी अधिक जलराशि आ गई है कि पूरा गांव डूबने की कगार पर खड़ा है। अकबर ने तुरंत महेश को गंभीरता से सुना और फिर बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हें पता है कि इस तरह की घटनाओं का कोई न कोई कारण होता है। क्या तुम इस रहस्यमय द्रुपद के बारे में कुछ जानते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, ऐसा लगता है कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। मुझे लगता है कि यह द्रुपद केवल एक जलाशय नहीं है, बल्कि इसमें कोई जादुई शक्ति समाहित हो सकती है। हम जल्दी से इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। द्रुपद की ओर यात्रा। अकबर और बीरबल ने महेश को साथ लिया और उसके गांव की ओर यात्रा शुरू की। गांव के लोग घबराए हुए थे और आसपास के खेतों में पानी फैल चुका था। द्रुपद के आसपास का दृश्य बहुत ही अजीब था। पानी की लहरें अचानक तेजी से उठ रही थीं और उसके ऊपर एक हल्की सी धुंध सी बनी हुई थी। अकबर और बीरबल द्रुपद के पास पहुंचे और देखा कि पानी का स्तर और बढ़ रहा था। बीरबल ने ध्यान से पानी को देखा और फिर उस कूप की चारों ओर की दीवारों को छुआ। अचानक बीरबल का चेहरा चौंका हुआ दिखा। यह कोई साधारण पानी नहीं है, जहांपनाह। इस द्रुपद में एक अदृश्य शक्ति है जो इसे नियंत्रित कर रही है। द्रुपद के अंदर का रहस्य। बीरबल ने पास के एक पुरानी पत्थर की मूर्ति को देखा और उसका मुंह खोला। उसमें एक छोटा सा दरवाजा था जो केवल बीरबल के ही हाथ से खुला। वह अंदर घुसे और अकबर को संकेत दिया कि वे भी उनके पीछे आएं। जैसे ही अकबर और बीरबल उस दरवाजे से भीतर पहुंचे, उन्हें एक गुफा जैसी जगह मिली। वहां अंदर एक बहुत पुरानी किताब पड़ी हुई थी जिसमें कुछ जादुई मंत्र लिखे हुए थे। बीरबल ने किताब खोली और पढ़ा। यह द्रुपद एक समय में शक्तिशाली राजाओं का केंद्र था। इस द्रुपद को बनाए रखने वाले मंत्र का प्रयोग गलत हाथों में पड़ने से यह जल उठता है। केवल वही व्यक्ति इसे शांत कर सकता है जो द्रुपद के असली रहस्य को समझे। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा। बीरबल ने कहा, यह द्रुपद केवल पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली जादुई स्थान भी है जो समय के साथ सक्रिय हो जाता है।
इसे शांत करने के लिए हमें जादुई मंत्र का सही तरीके से प्रयोग करना होगा। जादुई मंत्र का प्रयोग। बीरबल ने तुरंत उस किताब को ध्यान से पढ़ा और उसे समझने की कोशिश की। वह कुछ समय चुपचाप मंत्रों को पढ़ते रहे और फिर अचानक उन्हें एक मंत्र मिल गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र को गहराई से समझा। फिर वह बोले, जहांपनाह, अब हमें इस द्रुपद को शांत करने के लिए इसे सही तरीके से प्रयोग में लाना होगा। अकबर और बीरबल द्रुपद के पास लौटे और बीरबल ने मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही बीरबल ने उस मंत्र का उच्चारण किया, द्रुपद का पानी धीमे धीमे शांत होने लगा। पानी का स्तर धीरे धीरे सामान्य हो गया और जिस धुंध ने उस स्थान को घेर रखा था वह भी हटने लगी। सच्चाई का खुलासा। जैसे ही पानी शांत हुआ, एक अदृश्य शक्ति का पर्दा उठ गया। सामने एक प्राचीन सिंहासन दिखाई दिया और उस पर एक दिव्य राजा का रूप प्रकट हुआ। यह राजा द्रुपद का असली स्वामी था, जो कभी इस क्षेत्र का शासक था। उसने अकबर और बीरबल से कहा, तुम दोनों ने मेरे मंत्र को सही तरीके से प्रयोग किया और मेरी जादुई शक्ति को पुनः स्थिर किया। मैं इस धरती से विदा ले रहा हूं, क्योंकि मेरी शक्ति अब समाप्त हो गई है। तुम दोनों को धन्यवाद, तुमने न केवल इस गांव को बचाया बल्कि मेरी आत्मा को भी शांति दी। राजा के रूप का धुंधलका धीरे धीरे मिट गया और फिर उसकी आत्मा शांति से चली गई। द्रुपद अब सामान्य हो चुका था और गांव के लोग राहत महसूस करने लगे। समाप्ति। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह अपनी चतुराई से इस समस्या का समाधान निकाला। तुम्हारी बुद्धिमानी ने न केवल इस गांव को बचाया बल्कि एक पुरानी जादुई शक्ति को भी शांति दी। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यह तो मेरे काम का हिस्सा है। हर समस्या का समाधान हमारे अंदर की समझ और संयम में छिपा होता है। अकबर और बीरबल, चतुर दुकानदार की चुनौती। प्रस्तावना। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे जब एक व्यापारी अपनी दुकान के सामान के साथ दरबार में आया। वह व्यापारी था जिसने पूरे शहर में अपनी चतुराई और व्यापारिक बुद्धिमानी से नाम कमा लिया था। वह हमेशा मोलभाव में माहिर माना जाता था और बड़े बड़े व्यापारियों के साथ अच्छा रिश्ता रखता था। उसकी दुकान पर बहुत से लोग आते थे, लेकिन एक दिन उसने अकबर के दरबार में आकर चुनौती दी। वह व्यापारी अकबर के पास पहुंचा और सलाम करते हुए बोला, जहांपनाह, मैं एक चतुर व्यापारी हूं। मेरे पास कोई भी चीज आती है वह बहुत कम समय में बिक जाती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप और आपके दरबारियों को यह साबित करूं कि मैं इस शहर का सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यापारी हूं। अकबर ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कराए। तुम्हारा आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि तुम क्या साबित करने वाले हो। क्या तुम हमारे दरबारियों से एक चुनौती लेना चाहते हो? व्यापारी ने कहा, हाँ जहांपनाह, मैं आपके दरबारियों को एक चुनौती देता हूं। उन्हें मेरे व्यापारिक दिमाग से टक्कर देने का अवसर मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, तुम इसका समाधान कैसे निकालोगे? क्या तुम इस चतुर व्यापारी की चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, इस तरह के व्यापारी से निपटने के लिए हमें उसके जैसा ही चालाक होना पड़ेगा। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। चुनौती का प्रारंभ। व्यापारी ने कहा, मैं अपने पास एक बहुत ही विशेष वस्तु लाया हूं। मेरे पास एक छोटा सा कुंभ मटका है जिसमें अद्भुत तत्व छिपे हुए हैं। जो भी मुझे एक सही सवाल पूछेगा, मैं उसे उस कुंभ से एक वस्तु दूंगा जो उसकी सोच को और तेज बनाएगी। अकबर और बीरबल दोनों ने एक दूसरे को देखा।
बीरबल ने पूछा। तो व्यापारी महोदय, क्या आप यह कह रहे हैं कि आप हमें अपनी वस्तु देंगे यदि हम एक सही सवाल पूछें? व्यापारी ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल बीरबल जी, लेकिन सही सवाल ही मुझे ये वस्तु देगा। अब बीरबल ने गंभीरता से सोचा और फिर पूछा, तुम्हारी वस्तु तो आकर्षक है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि तुम कैसे सुनिश्चित करोगे कि यह वस्तु सही हाथों में जाएगी। व्यापारी थोड़ा असमंजस में आया, लेकिन उसने सोचा कि बीरबल का सवाल साधारण सा ही था। उसने जवाब दिया, यह तो आसान है बीरबल जी। मैं जो वस्तु दूंगा वह केवल उस व्यक्ति को मिलेगी जो मेरे दिमाग को चुनौती देने के लिए सही सवाल पूछेगा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, तो ठीक है, मैं अपना सवाल पूछता हूं। क्या तुम मुझे वह वस्तु दोगे जो सही जवाब देने पर मुझे मिलनी चाहिए? व्यापारी थोड़ा चकराया, लेकिन फिर भी उसने हाँ कहा। बीरबल ने कहा, क्या तुम इस कुंभ से वह वस्तु निकाल सकते हो जो सचमुच चमत्कारी हो, लेकिन इसे कोई देख नहीं सकता? व्यापारी ने तुरंत कुंभ से एक वस्तु निकाली और कहा, यह वस्तु चमत्कारी है। कोई देख नहीं सकता, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। बीरबल ने हंसी के साथ कहा, तो फिर मैं इसे देख नहीं सकता, लेकिन क्या मुझे इसे पकड़ने का अधिकार है? व्यापारी को यह जवाब बहुत ही चतुर लगा और वह समझ गया कि वह बीरबल को यह वस्तु नहीं दे सकता था। उसने शर्मिंदा होकर अकबर की ओर देखा। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने इस व्यापारी की चुनौती बहुत ही समझदारी से निपटाई। उसने दावा किया था कि उसके पास चमत्कारी वस्तु है, लेकिन तुमने उसे सही सवाल पूछकर पूरी बात का पर्दाफाश कर दिया। व्यापारी ने सिर झुकाया और अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल ने सचमुच अपनी चतुराई से मुझे हराया। मैं उसकी बुद्धिमानी को सलाम करता हूं। समाप्ति। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने आज हमें यह सिखाया कि सिर्फ वस्तुएं ही नहीं, बल्कि सही सवाल और समझदारी से हर चुनौती को जीता जा सकता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, हर व्यापारी का ज्ञान केवल उसके सामान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उसके सवाल पूछने और समझने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। अकबर ने बीरबल की बातों को सही माना और फिर दरबार को समाप्त किया। सीख: सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही सवाल पूछने और सही निर्णय लेने में भी होती है। अकबर और बीरबल, चतुर दुकानदार की चुनौती। प्रस्तावना: एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे जब एक व्यापारी अपनी दुकान के सामान के साथ दरबार में आया। वह व्यापारी था जिसने पूरे शहर में अपनी चतुराई और व्यापारिक बुद्धिमानी से नाम कमा लिया था। वह हमेशा मोलभाव में माहिर माना जाता था और बड़े बड़े व्यापारियों के साथ अच्छा रिश्ता रखता था। उसकी दुकान पर बहुत से लोग आते थे, लेकिन एक दिन उसने अकबर के दरबार में आकर चुनौती दी। वह व्यापारी अकबर के पास पहुंचा और सलाम करते हुए बोला, जहांपनाह, मैं एक चतुर व्यापारी हूं। मेरे पास कोई भी चीज आती है वह बहुत कम समय में बिक जाती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप और आपके दरबारियों को यह साबित करूं कि मैं इस शहर का सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यापारी हूं। अकबर ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कराए। तुम्हारा आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि तुम क्या साबित करने वाले हो। क्या तुम हमारे दरबारियों से एक चुनौती लेना चाहते हो? व्यापारी ने कहा, हाँ जहांपनाह, मैं आपके दरबारियों को एक चुनौती देता हूं। उन्हें मेरे व्यापारिक दिमाग से टक्कर देने का अवसर मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा,
बीरबल, तुम इसका समाधान कैसे निकालोगे? क्या तुम इस चतुर व्यापारी की चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, इस तरह के व्यापारी से निपटने के लिए हमें उसके जैसा ही चालाक होना पड़ेगा। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। चुनौती का प्रारंभ। व्यापारी ने कहा, मैं अपने पास एक बहुत ही विशेष वस्तु लाया हूं। मेरे पास एक छोटा सा कुंभ मटका है जिसमें अद्भुत तत्व छिपे हुए हैं। जो भी मुझे एक सही सवाल पूछेगा, मैं उसे उस कुंभ से एक वस्तु दूंगा जो उसकी सोच को और तेज बनाएगी। अकबर और बीरबल दोनों ने एक दूसरे को देखा। बीरबल ने पूछा, तो व्यापारी महोदय, क्या आप यह कह रहे हैं कि आप हमें अपनी वस्तु देंगे यदि हम एक सही सवाल पूछें? व्यापारी ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल बीरबल जी, लेकिन सही सवाल ही मुझे ये वस्तु देगा। अब बीरबल ने गंभीरता से सोचा और फिर पूछा, तुम्हारी वस्तु तो आकर्षक है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि तुम कैसे सुनिश्चित करोगे कि यह वस्तु सही हाथों में जाएगी। व्यापारी थोड़ा असमंजस में आया, लेकिन उसने सोचा कि बीरबल का सवाल साधारण सा ही था। उसने जवाब दिया, यह तो आसान है बीरबल जी। मैं जो वस्तु दूंगा वह केवल उस व्यक्ति को मिलेगी जो मेरे दिमाग को चुनौती देने के लिए सही सवाल पूछेगा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, तो ठीक है, मैं अपना सवाल पूछता हूं। क्या तुम मुझे वह वस्तु दोगे जो सही जवाब देने पर मुझे मिलनी चाहिए? व्यापारी थोड़ा चकराया, लेकिन फिर भी उसने हाँ कहा। बीरबल ने कहा, क्या तुम इस कुंभ से वह वस्तु निकाल सकते हो जो सचमुच चमत्कारी हो, लेकिन इसे कोई देख नहीं सकता? व्यापारी ने तुरंत कुंभ से एक वस्तु निकाली और कहा, यह वस्तु चमत्कारी है। कोई देख नहीं सकता, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। बीरबल ने हंसी के साथ कहा, तो फिर मैं इसे देख नहीं सकता, लेकिन क्या मुझे इसे पकड़ने का अधिकार है? व्यापारी को यह जवाब बहुत ही चतुर लगा और वह समझ गया कि वह बीरबल को यह वस्तु नहीं दे सकता था। उसने शर्मिंदा होकर अकबर की ओर देखा। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने इस व्यापारी की चुनौती बहुत ही समझदारी से निपटाई। उसने दावा किया था कि उसके पास चमत्कारी वस्तु है, लेकिन तुमने उसे सही सवाल पूछकर पूरी बात का पर्दाफाश कर दिया। व्यापारी ने सिर झुकाया और अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल ने सचमुच अपनी चतुराई से मुझे हराया। मैं उसकी बुद्धिमानी को सलाम करता हूं। समाप्ति। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने आज हमें यह सिखाया कि सिर्फ वस्तुएं ही नहीं, बल्कि सही सवाल और समझदारी से हर चुनौती को जीता जा सकता है। बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, हर व्यापारी का ज्ञान केवल उसके सामान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उसके सवाल पूछने और समझने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। अकबर ने बीरबल की बातों को सही माना और फिर दरबार को समाप्त किया। सीख। सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही सवाल पूछने और सही निर्णय लेने में भी होती है। एक सुबह जब दरबार लगा ही था, एक थकाहारा सिपाही दरबार में पहुंचा और उसने जोर से पुकारा, हुजूर, दंबिकापुर से एक अर्जी आई है। बादशाह ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, दंबिकापुर? ये कहाँ है? बीरबल पास ही खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, हुजूर, दंबिकापुर आगरा से 2 दिन की दूरी पर एक छोटा सा गांव है। वहां के लोग शांतिप्रिय और मेहनती हैं। अकबर ने सिर हिलाया, क्या अर्जी है? सिपाही ने पढ़ा, जहां पनाह सलामत। मैं दंबिकापुर गांव का मुखिया हरिहर दास हूं। हमारे गांव में पिछले 7 दिनों से एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है।
हर रात एक घर में कोई न कोई व्यक्ति रहस्यमय ढंग से मृत पाया जाता है। किसी के शरीर पर कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं और न ही कोई कारण समझ आता है। पूरा गांव भयभीत है। इसे लोग मौत की परछाई कह रहे हैं। आपकी कृपा से कोई विद्वान भेजिए जो इस रहस्य को सुलझा सके। आपका सेवक हरिहर दास। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल का चयन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कराए। बीरबल, तुम्हारी समझदारी को आजमाने का समय आ गया है। क्या तुम डंबिकापुर जा सकोगे? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा मेरे लिए आदेश है। मैं कल सुबह ही रवाना हो जाऊंगा। डंबिकापुर की ओर यात्रा। बीरबल अपने 2 भरोसेमंद सिपाहियों के साथ डंबिकापुर की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने गांव के विषय में जानकारियां एकत्र की। चौथे दिन वे गांव पहुंचे। गांव की हालत बहुत ही भयानक थी। कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। दुकानों के शटर बंद थे। बच्चे रोते रोते सो रहे थे। औरतें घर के कोनों में मंत्र बुदबुदा रही थीं। गांव का मुखिया हरिहर दास रोते हुए बोला, हजूर, बीते 8 रातों में 8 लोग मारे गए हैं। न कोई बीमारी, न कोई जहर, बस सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि कोई और चला गया। पहली रात की निगरानी। बीरबल ने गांव के एक बड़े चौपाल में बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, आज से मैं हर रात पहरा। बीरबल और शाही फ्रीज की ठंडी तपिश। जब बीरबल ने फ्रिज खरीदा, गर्मी भागी लेकिन शांति भी। अध्याय 1, गर्मी का गुस्सा। एक दिन गर्मी बहुत जोर की पड़ी। लाल किला भी तप रहा था और बीरबल का चेहरा तो ऐसा चमक रहा था जैसे लोहे का तवा। पत्नी चंचलावती ने पंखा झलते हुए कहा, अब और नहीं। अगर इस बार घर में फ्रीज नहीं आया तो मैं खुद बर्फ बन जाऊंगी और गायब हो जाऊंगी। बीरबल बोले, प्रिय, शांति रखो। कल ही दरबार से छुट्टी लेकर हम एकदम शाही फ्रिज लाएंगे, ऐसा फ्रिज जो सर्दी के बाप को भी ठंडा कर दे। अध्याय 2, शाही मार्केट का सफर। अगले दिन बीरबल पहुंचे दिल्ली के सबसे मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार। थोड़ा बहुत सब मिलेगा स्टोर में। दुकानदार बोला, मंत्री जी आइए। ऐसा फ्रिज दिखाऊंगा कि उसमें ठंडक नहीं, सम्मान मिलेगा। पहला फ्रिज दिखाया, राजमहल एक्सएल 9000 इंच। फीचर्स। दरवाजा खोलते ही शहनाई बजे। हर शेल्फ पर अकबर की मूर्ति। और बर्फ निकले तो उस पर बीरबल का चेहरा छपे। बीरबल बोले, इतनी शान, इसमें खाना रखेंगे या सलामी? अध्याय 3, ठंडी मुश्किल। दूसरा फ्रिज दिखा, गरीब राहत कूलर। फीचर्स। बर्फ नहीं बनती लेकिन ख्याल में ठंडा लगे। खोलने पर बर्फ कहाँ है वाली आवाज आती। बिजली नहीं खपत क्योंकि चलता ही नहीं। बीरबल बोले, ये फ्रिज नहीं, मेरी सास का मूड है, न चले न बर्फ दे, सिर्फ शिकायतें। अध्याय 4, चतुर बीरबल का प्लान। बीरबल ने कहा, ठीक है दुकानदार, मुझे ऐसा फ्रिज चाहिए जो ठंडा करे, बीवी को खुश रखे और मेरी जेब को न जलाए। दुकानदार बोला, तो मंत्री जी लीजिए संतुलित सर्दी 2.0। इसमें दूध खुद बोलेगा मैं ताजा हूं। अचार अपना मूड बताएगा। और सबसे खास, अंदर लाइट नहीं जलेगी जब तक बीवी खुश न हो। बीरबल बोले, वाह, इससे अच्छा रिश्ता मैनेजमेंट और क्या। अध्याय 5, फ्रिज आया पर ठंडा झगड़ा भी। घर आते ही चंचलावती ने फ्रिज खोला। अंदर दूध रखा, फल रखे, मिठाई रखी। और जब आलू का पराठा रखने गई, आवाज आई,
डाइट रखो डाइट। चंचलावती गुस्से से लाल। ये फ्रिज मेरा बॉस है या नौकर? बीरबल बोले, शायद ये एआई वाली मशीन है जो स्वभाव के अनुसार उत्तर देती है। अब घर में दिनरात झगड़ा। बीवी वर्सेस फ्रिज। बीच में बेचारा बीरबल, जो खुद भी अब ठंडे दूध पे गुजारा कर रहा था। अध्याय 6 फाइनल फैसला। बीरबल ने फ्रिज से कहा, हे फ्रिज देव, मेरी गृहस्थी की नैया डुबा रहे हो। तुम सर्दी दो, व्याख्यान नहीं। अगली सुबह बीरबल फ्रिज वापस करने पहुंचे। दुकानदार हंसकर बोला, आप पहले व्यक्ति हैं जो फ्रिज वापस कर रहे हैं क्योंकि बीवी की गर्मी कम नहीं हुई। बीरबल बोले, हाँ, और अगली बार ऐसा फ्रीज लाऊंगा जिसमें म्यूट बटन हो, बीवी के लिए नहीं, फ्रीज के लिए। अंत भला तो सब भला। बीरबल ने आखिरकार एक साधारण लेकिन शांत फ्रिज लिया। अब न आवाज आती, न एआई ताने मारता। बीवी खुश, बीरबल खुश, और सबसे ज्यादा खुश वो आम का अचार जो अब ठंडा रहकर मुस्कराता था। सीख। फ्रिज वो नहीं जो एआई से बोले। फ्रिज वो जो घर में बोले ही नहीं। और बीरबल वो जो बीवी और बर्फ दोनों को संतुलन में रखे। बिलबल और हंसी की अदालत। बहुत समय पहले की बात है, एक अनोखे और विचित्र राज्य हंसलपुर में एक राजा राज करता था। नाम था राजा ठहाक सिंह। उनका मानना था कि दुख और चिंता से बड़ा कोई रोग नहीं, और हंसी सबसे बड़ी दवा है। इसलिए उनके दरबार में हर दिन कोई ना कोई मजेदार प्रतियोगिता चलती रहती। लेकिन एक दिन राजा उदास हो गया। किसी को भी नहीं पता चला क्यों। ना ही शाही विदूषक, ना ही दरबारी, कोई भी राजा को हंसा नहीं पाया। तब महामंत्री ने कहा, महाराज, इस बार बुलवाइए बिलबल को। वही हमारी आखिरी उम्मीद है। बिलबल एक चतुर, चालाक और हास्य से भरपूर नौजवान, जिसकी बातें सुनकर पत्थर भी मुस्कुरा दें। जब बिलबल दरबार में आया तो राजा ने कहा, बिलबल, अगर तू मुझे हंसा सका तो आधा राज्य तेरा, वरना तुझे बंदर बनाकर शाही चिड़ियाघर में डाल दिया जाएगा। बिलबल मुस्कराया और बोला, महाराज, पहले ही आप मुझे आधा राज्य देने का वादा कर चुके हैं, अब शर्त में बंदर बनाना थोड़ा ज्यादा है। चलिए फिर शुरू करते हैं हंसी की सुनवाई। पहली पेशी, मूर्खों की पंचायत। बिलबल दरबार में 3 पागल गांव वालों को लेकर आया। पहला बोला, मैं सूरज का बेटा हूं। दूसरा बोला, मैं चांद की बेटी हूं। तीसरा बोला, मैं इन दोनों का पड़ोसी हूं। राजा थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन बिलबल बोला, अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ है महाराज। दूसरी पेशी, उल्टा नाम सीधा काम। बिलबल ने एक आदमी को पेश किया जिसका नाम था शांतिदूत झगड़ालाल। राजा ने पूछा, तुम क्या करते हो? वो बोला, महाराज, मैं मोहल्ले में जहां शांति हो वहां झगड़ा करवा देता हूं, फिर उसे खुद सुलझाता हूं और शांति दूत कहलाता हूं। राजा ने ठहाका लगाया, लेकिन बोला, अभी और चाहिए। तीसरी पेशी, हंसने वाली बकरी। बिलबल एक बकरी लाया। राजा ने पूछा, ये क्या करेगी? बिलबल बोला, महाराज, ये बकरी वही खाती है जो लोग बोलते हैं। आप कुछ कहिए। राजा बोले, प्याज। बकरी खड़ी रही। फिर बोले, लहसुन। बकरी चुप। बिलबल चुपचाप बकरी के कान में कुछ बोला। राजा बोले, राजा ठहाक सिंह। बकरी तुरंत उछली और खुद को दरबार की दीवार पर फेंककर बेहोश हो गई। सब हैरान। बिलबल बोला, देखिए महाराज, आप नाम लेते ही बकरी डर गई, इतना भारी नाम है आपका। अब तो राजा हंसी से लोटपोट हो गया। अंतिम पेशी, दरबार की परीक्षा। राजा ने कहा, बिलबल, अब मैं तुझे एक सवाल दूंगा, अगर तू उसका जवाब दे सका तो आधा राज्य तेरा। सवाल था,
ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ता नहीं लेकिन फिर भी उड़ने की बातें करता रहता है? बिरबल मुस्कराया और बोला, महाराज, वो है दरबारी तोतापंखी, उड़ नहीं सकता लेकिन हर सभा में उड़ती उड़ती बातें करता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। राजा कुर्सी से गिरते गिरते बचे। पुरस्कार और चुटकुला सम्मेलन। राजा ने कहा, बिरबल, तू सच्चा हंसीराज है। अब से तू बनेगा राजविदूषक महामंत्री और हंसलपुर में हर साल होगा चुटकुला सम्मेलन जिसमें तू अध्यक्ष होगा। बिरबल ने झुककर कहा, महाराज, बस एक विनती है, शाही रसोई में लड्डू के साथ हंसी की गोली भी परोसी जाए ताकि हर निवाला मीठा भी हो और मजेदार भी। कहानी की सीख। जहां दिमाग हो और दिल में हंसी, वहां हर मुश्किल आसान हो जाती है। बीरबल और स्मार्टफोन, तकनीक की तलवार पर संतुलन। जब बीरबल बना टेक्नोवीर। अध्याय 1, अकबर का आदेश। एक दिन अकबर दरबार में चिंतित नजर आए। बोले, बीरबल, सुना है अब जमाना बदल रहा है। मंत्री लोग व्हाट्सएप पर नीतियां बना रहे हैं और मैं अब भी कबूतर भेज रहा हूं। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, कबूतरों को रिटायरमेंट दीजिए। अब तो मंत्री व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं। अकबर बोले, तो कल से तुम भी एक स्मार्टफोन रखोगे। सीखो, देखो और दरबार का डिजिटल प्रबंधन संभालो। बीरबल ने झुककर सिर हिलाया और तकनीकी संकट की शुरुआत हो गई। अध्याय 2, बीरबल का पहला फोन। अगले दिन बीरबल एक फोन की दुकान पहुंचे। राजा डिजिटल स्टोर, फोन ऐसा जैसे तख्त मिले। दुकानदार ने दिया, तेज खबर प्रो मैक्स अल्ट्रा प्लस। फीचर्स: 108 कैमरा लेंस, सेल्फी के लिए भी ड्रोन उड़े। 2 TB राम, इतनी तेज की सोचने से पहले चल पड़े। और खास शाही मोड खोलते ही अकबर की तस्वीर और बीरबल की ताली। बीरबल बोले, वाह, लगता है ये फोन चलाएगा मुझे, मैं इसे नहीं। अध्याय 3, फोन बनाम बीरबल। अब शुरुआत हुई संघर्ष की। पहला वार, अनलॉक कैसे करें? फोन बोला, फेस आईडी फेल। बीरबल बोले, मैं हर सुबह दरबार में चेहरा दिखा रहा हूं, यहां पहचान नहीं रहा। दूसरा वार, टाइपिंग। बीरबल के मोटे अंगूठे और छोटी स्क्रीन। जहां पनाह बन गया जहालतना, नीति बन गया नींबू। बीरबल बोले, ये फोन शब्दों से ज्यादा मजाक करता है। अध्याय 4, सोशल मीडिया संग युद्ध। बीवी ने कहा, अब इंस्टा पे दिखना पड़ेगा वरना मोहल्ले की रानी आगे निकल जाएगी। बीरबल ने डाला पहला रील। बीरबल की बुद्धि की चमक। कैप्शन लिखा, शांति से सोचो फिर जवाब दो। जैसे बीरबल देता था, लेकिन हैशटैग में गलती से लिखा, बीरबल की भैंस। कमेंट आए, भैंस कहाँ है? दूध देती है? अकबर क्या चारा देता था? बीरबल बोले, ये जनता नहीं, ये तो डिजिटल बकरा मंडी है। अध्याय 5, बीरबल की मीटिंग से। जूम कॉल पर बीरबल की पहली मीटिंग। उनके पीछे झाड़ू लगाती बीवी, बगल से गुजरती बिल्ली और सामने कैमरा उल्टा। मंत्री बोले, मंत्री जी, आप ऊपर क्यों दिख रहे हैं? बीरबल बोले, क्योंकि फोन नीचे गिरा है। अध्याय 6, आखिरी डिजिटल हमला। अब हर दिन सुबह बीरबल को नोटिफिकेशन आते। 6 घंटे स्क्रीन टाइम। बैटरी लो, लाइक योर पेशेंस। गूगल ने पूछा, बीरबल आप ठीक हैं? बीवी बोली, अब तुम सिर्फ फोन से बात करते हो, मुझसे नहीं। बीरबल बोले, फोन में कम से कम म्यूट का ऑप्शन है। बस फिर क्या? बिसात पलट गई।
अध्याय 7 समाधान बीरबल का तरीका। बीरबल ने एक नया तरीका निकाला। स्मार्टफोन नहीं, स्मार्टीफोन। एक ऐसा फोन बनवाया जिसमें सिर्फ जरूरी कॉल्स आएं, दरबार की फाइलें एक क्लिक में, और सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया ब्लॉक। अब बीवी खुश, अकबर खुश, बीरबल शांति ने सीख है। स्मार्टफोन हाथ में हो, मन में नहीं, वरना बीरबल भी बन जाए टेक्नोलॉजी का गुलाम। बुद्धि वही जो स्मार्ट से ऊपर हो। बिलबल और गायब हुए हंसी के झूले। हंसलपुर में एक अजीब सी खबर फैल गई थी। राजमहल से हंसी के झूले चोरी हो गए थे। अब आप सोच रहे होंगे, हंसी के झूले? जी हां, राजा ठहाक सिंह ने अपने बाग में कुछ ऐसे झूले बनवाए थे जिन पर झूलते ही कोई भी व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगता था। उनका दावा था कि ये झूले हंसी विज्ञान की खोज हैं। अब जब झूले गायब हो गए तो पूरा महल गंभीर हो गया। राजा ने शाही घोषणा की, जो कोई भी मेरे झूले ढूंढ कर लाएगा उसे मिलेगा सोने का मुकुट और एक बकरा जो सिर्फ हंसता है। बिलबल की एंट्री। बिलबल अपने झोले में चुटकुले भरकर दरबार पहुंचा और बोला, महाराज, जब हंसी गायब हो जाए तो गम बढ़ता है। पर घबराइए नहीं, बिलबल की खोजी टोली तैयार है। राजा बोले, बिलबल, ये कोई मामूली चोरी नहीं है। झूले हवा में उड़ गए। बिलबल बोला, तो समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा हवाबाज इसे उड़ाकर ले गया है। राजा मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है, चल शुरू कर अपनी हंसी जांच। बिलबल की पड़ताल। बिलबल ने अपनी जासूसी टीम बनाई। पगला पहलवान जो सवाल सुनते ही जवाब देने के बजाय कूदने लगता है। चटपटी चंपा जो हर बात पर चटनी बना देती है, यानी बात को घुमा घुमा के मजेदार बनाती है। घूमता गणेश जो लगातार घूमता रहता है और चीजें उल्टे देखकर समझता है। बिलबल ने सबसे पहले महल के रसोइये से पूछा, जब झूले गायब हुए तब आप कहाँ थे? रसोइया बोला, मैं दाल में नमक डाल रहा था। बिलबल बोला, तो कहीं नमक ज्यादा तो नहीं हो गया जिससे झूले नमक की तरह घुल गए? राजा हंसते हंसते बोले, बिलबल, ये तेरा तरीका है? बिलबल बोला, महाराज, हंसी की चोरी है, गंभीरता से नहीं, हल्के फुल्के अंदाज से सुलझेगी। झूले की गवाही। अचानक बगीचे से एक तोता आया। वह बोला, मैंने देखा है किसी को झूले के साथ उड़ते हुए। बिलबल बोला, तोता जी, किस ओर गया वो चोर? तोता बोला, उत्तर की तरफ, यानी उस जगह जहां हर कोई उत्तर नहीं दे पाता। सब समझ गए, वो जगह है गंभीरगंज, जहां लोग कभी नहीं हंसते। गंभीरगंज की गाथा। बिलबल अपनी टोली के साथ गंभीरगंज पहुंचा। वहां हर कोई गंभीर चेहरा लिए घूम रहा था। बच्चे भी खिलौनों से नहीं खेलते बल्कि गणित के सवाल हल करते थे। बिलबल ने देखा, वहां एक आदमी झूले में झूल रहा है पर हंस नहीं रहा। बिलबल चिल्लाया, ये वही झूला है। वो आदमी बोला, हाँ, पर इसमें हंसी बंद हो चुकी है। लगता है बैटरी डाउन है। बिलबल मुस्कराया और बोला, ये झूला हंसी से चलता है, बैटरी से नहीं। जरा मेरे साथ एक चुटकुला सुनो। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, भूलने की बीमारी हो गई है। डॉक्टर बोला, कब से? आदमी बोला, कब से क्या? पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। झूला हिलने लगा और फिर से काम करने लगा। अंतिम मजा, झूले का न्याय। बिलबल ने झूला वापस लाकर दरबार में लगाया। राजा झूले पर बैठे और बोले, बिलबल, अब तू ही मुझे सबसे जोर से हंसाने वाला चुटकुला सुना। बिलबल बोला,
एक बार राजा ठहाक सिंह जंगल में शिकार पर गए। अचानक शेर आ गया। राजा बोले, मैं तो ठहाक सिंह हूं, मुझसे कौन डरता है? शेर बोला, आपसे तो हम डरते हैं। हंसी से पेट दुखने लगता है। राजा झूले से लुढ़क गए हंसी के मारे। इनाम और इज्जत। राजा ने बिरबल को शाही हंसी रक्षक की उपाधि दी और एक सोने का मुकुट पहनाया जिस पर लिखा था, जहां हंसी न पहुंचे वहां बिरबल जरूर पहुंचे। और बकरा? वो हंसता रहा। बिरबल बोला, इस बकरे को मंत्री बना दीजिए, यह बिना बोले सबसे अच्छा मनोरंजन करता है। कहानी की सीख। हंसी सिर्फ एक भावना नहीं, एक ताकत है जो सबसे भारी बोझ को हल्का कर सकती है। अकबर, बीरबल और शैतानों की बस्ती। एक अनसुनी और रहस्यमयी कहानी। भाग एक। रहस्यमयी गांव की खबर। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा किसान कांपता हुआ आया। वह घबरा रहा था, चेहरा पीला पड़ा हुआ। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी अर्ज है। मेरे गांव कालीपुर में कुछ अनहोनी हो रही है। रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, चीखें, हंसी, और लोग गायब हो रहे हैं। लोग कहते हैं वहां शैतानों की बस्ती बस चुकी है। दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने हैरानी से पूछा, शैतानों की बस्ती? क्या ये कोई वहम है? बीरबल ने कहा, जहां बातें अंधेरे में हो वहां या तो डर होता है या धोखा। मैं जाकर पता लगाऊंगा। अकबर बोले। बीरबल, यह खतरनाक काम है। बीरबल मुस्कुराए। जहां डर होता है वहीं बुद्धि को मौका मिलता है चमकने का। भाग दो। कालीपुर की अजीब रातें। बीरबल साधारण किसान के भेष में अपने एक विश्वासी सेवक के साथ गांव कालीपुर पहुंचे। वहां सब डरे हुए थे। किसी ने रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। रात होते ही जंगल की ओर से अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगीं, किसी के रोने की, फिर अचानक हंसी की, फिर पत्तों के झड़ने और लोहे के घसीटने जैसी। गांव वालों का कहना था, जो भी उस तरफ गया लौटकर नहीं आया। बीरबल ने देखा गांव के चारों ओर लकड़ी की टूटी झोपड़ियां और बीच में एक पुराना शिव मंदिर जो अब वीरान हो गया था। बीरबल बोले, जहां डर हो वहां शैतान नहीं, कोई चालाक इंसान होता है। भाग तीन। रात का भेद। बीरबल ने रात होते ही मंदिर की छत पर छिपकर निगरानी शुरू की। आधी रात के बाद उन्होंने देखा कुछ नकाबपोश लोग झाड़ियों से निकलकर गांव के कुएं के पास इकट्ठा हुए। वे एक सुरंग में उतर गए। बीरबल और सेवक चुपचाप उनके पीछे पीछे गए। सुरंग बहुत लंबी थी, लेकिन अंत में खुली एक बड़ा गुफानुमा कमरा, जहां कई संदूक थे भरे हुए सोने, चांदी और हथियारों से। बीरबल समझ गए ये लोग कोई शैतान नहीं बल्कि डकैतों का गिरोह है जो गांव वालों में डर फैलाकर यहां छिपे हुए हैं। उनका सरदार ऊंची आवाज में बोला, कल रात हम 10 और घरों को लूटेंगे। डर इतना फैला दो कि कोई सोचे भी नहीं हमारे खिलाफ जाने की। भाग 4। बीरबल का पलटवार। बीरबल ने योजना बनाई। अगली रात उन्होंने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया, सबको काले कपड़े दिए और खुद भी एक भूत की तरह सजे। सभी ने मशालें लीं और सुरंग के रास्ते अंदर घुसे। जैसे ही डकैत गिनती कर रहे थे, अचानक चारों ओर से आवाजें गूंजने लगीं। तुमने शैतानों की बस्ती बनाई, अब असली शैतान आए हैं तुम्हारे लिए। डकैतों की हालत खराब हो गई। वे चीखते हुए भागने लगे। कुछ गिर गए, कुछ डर के मारे बेहोश हो गए। तभी बीरबल ने सबको गिरफ्तार कर लिया। भाग 5। दरबार में सच का उजाला। बीरबल सब डकैतों को पकड़कर दरबार लाए। अकबर ने पूछा,
तो शैतान सच में थे? बीरबल मुस्कुराए। हाँ थे, पर वे सींगों वाले नहीं, चालाक और लालची इंसान थे। उन्होंने अंधविश्वास का सहारा लेकर गांव में डर फैलाया ताकि वे छिप सकें और लूटपाट कर सकें। अकबर बोले, तुमने तो शैतानों को ही डरा दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां अंधविश्वास होता है वहां डर का शासन होता है, लेकिन जहां बुद्धि हो वहां सत्य का उजाला होता है। अकबर ने बीरबल को एक सोने का हार और गांव को सुरक्षा का वचन दिया। सीख है, अंधविश्वास का सबसे बड़ा इलाज है ज्ञान और साहस। शैतान वह नहीं जो डरावना दिखे, बल्कि वह जो डर का फायदा उठाए।